हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो भी सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज जो है मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर थर्ड पढ़ाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने लेक्चर वन लेक्चर टू देख लिया होगा, और अगर आप लेक्चर टू देख के आए हो तो आपको याद होगा कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है थोड़ा सा पार्ट रह गया था। क्या रह गया था हमारा? मेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया यानी कि पेनिस के बारे में मुझे आपको कुछ पॉइंट्स लिखाने थे। ठीक, उसके बाद मुझे आपको मेल एसेसरी ग्लैंड यानी कि आपकी बच्चा सेमाइनल वेसाइकल के बारे में, आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, और इसके अलावा आपकी काउपर्स या फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के बारे में मुझे आपको लिखाना है। ठीक, ये हमारे जो है कुछ पार्ट रह गए थे। उसके बाद जो है हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आज जो है आप तैयार होंगे नए कंसेप्ट्स को सीखने के लिए और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। तो चलो आओ आज का लेक्चर अब हम शुरू करते हैं। और अगर किसी भी बच्चे को जो है आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो वो उसे मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल का स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलो आओ आज का लेक्चर जो है अब हम शुरू करते हैं। तो देखो, अब आप सीधे हेडिंग डाल लोगे क्या? आप हेडिंग डाल लोगे मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। कहाँ गई स्लाइड यार, एक मिनट। आओ देखो, तो आप हेडिंग डालोगे बच्चा मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। जब मैं मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात करता हूं बच्चा, तो हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं? हम इसमें स्क्रोटम के बारे में पढ़ते हैं और हम इसमें पेनिस के बारे में पढ़ते हैं। स्क्रोटम के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आपको याद होगा कल के लेक्चर में हमने जो है आपको बताया था स्क्रोटल सैक के बारे में, स्क्रोटम के बारे में। तो कल जो है आपसे स्क्रोटम की बात हो चुकी है। ठीक, हमें जो बात करनी है आज, हमें करनी है बच्चा पेनिस के बारे में। तो इसके अंदर कौन कौन आता है? एक तो आता है आपका स्क्रोटम, जो कि क्या है आपका एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपकी कौन प्रेजेंट होती है बच्चा? आपकी जो है टेस्टिस प्रेजेंट होती है। और आ जाता है आपका पेनिस। अब पेनिस के बारे में हम जो है आपसे बात कर लेते हैं। आओ चलो देखो, पेनिस की चर्चा आपसे अब करी जाए। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल लोगे पेनिस। अब पेनिस क्या है आपकी? आपको पता है भाई, जो पेनिस है वही आपका क्या है? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है। मेल्स के अंदर जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है वो क्या है? पेनिस है। ठीक, अब होता क्या है, पेनिस के अंदर आपको देखने को मिलते हैं स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू। नाम मैंने आपको बताए थे, याद होगा आपको, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और कॉर्पोरा कैवर्नोसा। यही वो इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं जिसकी जो कि इसी की इन्हीं इरेक्टाइल टिश्यू की वजह से आपकी जो पेनिस है बच्चा वो इरेक्ट हो पाती है। और जब ये इरेक्ट होगी तभी जो है आपका क्या हो पाएगा? इंसेमिनेशन हो पाएगा। अगर इरेक्शन नहीं हो पाएगा तो बच्चा इसको एक बीमारी कहते हैं। ठीक, इसको कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मेल्स के अंदर ये हो जाती है कि उनका पेनिस इरेक्ट नहीं कर पाता है, और जिसका पेनिस इरेक्ट नहीं कर पाएगा वो इंसेमिनेशन नहीं कर पाएगा। इंसेमिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, इसी को आप कहते हो क्या बच्चा? इंसेमिनेशन। और सोचो, अगर आपका पेनिस इरेक्ट नहीं है, इरेक्शन स्टेट में नहीं है, तो आप जो है कॉपुलेशन हो ही नहीं पाएगा, यानी कि इंसेमिनेशन नहीं हो सकता। ठीक, तो मैं लिखूं इन बातों को। आओ देखो, तो आप यहां पर लिखोगे पेनिस एक्चुअली में क्या है आपका? पेनिस है आपका मेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। मेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। मेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। और इसके पास होते हैं आपके क्या? इरेक्टाइल टिश्यू। आप लिखोगे पेनिस कंटेन्स स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू। स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू। नाम मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, मैंने आपको पहले नाम बता दिया है। ठीक, कंटेन्स स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू दैट हेल्प दैट हेल्प दैट हेल्प जो कि किसमें मदद करता है? आपकी इरेक्शन में। दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस। दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस। दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस टू इनेबल इंसेमिनेशन।
देखो ये बात आपको याद रखनी है, शायद एनसीईआरटी ने कुछ फैसिलिटेट शब्द यूज करा है, यानी कि ये मदद करता है, इरेक्शन ऑफ पेनिस की वजह से ही आपका क्या हो पाता है, इंसेमिनेशन हो पाता है। तो दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस टू इनेबल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन। अब आपको जो है ग्लांस पेनिस याद है, बिल्कुल आपको याद होगी। जो पेनिस की टिप होती है बच्चा, वो क्या हो जाती है, एनलार्ज्ड हो जाती है, ठीक। वही आपकी कहलाती है क्या, ग्लांस पेनिस में। क्या मैंने आपको ये बताया था, वहां पर कौन सा टिश्यू था, आपको याद होगा, इरेक्टाइल टिश्यू था, कौन सा था, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम था, आपको याद होगा। वही जो है एनलार्ज हो जाता है और वही बनाता है क्या, ग्लांस पेनिस। और ये जो ग्लांस पेनिस होती है ना बच्चा, ये हाईली सेंसिटिव होती है। कैसी होती है, हाईली सेंसिटिव होती है। तो ग्लांस पेनिस के बारे में लिखें, आओ चलो, मैंने ये सारी चीजें बता रखी हैं पहले आपको। ग्लांस पेनिस, चलो नेक्स्ट स्लाइड पर लिखते हैं। अगर किसी बच्चे को नोट करना हो तो पॉज करके नोट कर लो। लेक्चर 1 में बताई थी बेटा मैंने ये सारी बातें आपको, उस समय वर्बली बोल के आपको बताई थी मैंने, लिखवाया नहीं था क्योंकि उस समय मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा था। बट अब जो है मैं आपको लिखवा रहा हूं, ठीक हो गया, नोट कर लिया आपने पॉज करके। आओ देखो आगे, अब आप यहां पर लिखोगे, हेडिंग डालोगे बच्चा, ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस एज इट इज बेटा, ये स्टेटमेंट बेस में क्वेश्चन आ जाएंगे, आपसे पूछ लेंगे क्या होता है ग्लांस पेनिस। तो आप ग्लांस पेनिस में क्या लिखोगे, ग्लांस पेनिस में आप लिखोगे ये क्या है, एनलार्ज्ड टिप कह सकते हो या फिर टर्मिनल कह सकते हो, एनलार्ज्ड टर्मिनल पार्ट ऑफ पेनिस, एनलार्ज्ड टर्मिनल पार्ट ऑफ पेनिस, एनलार्ज्ड टर्मिनल पार्ट ऑफ पेनिस। कैसा होता है, हाईली सेंसिटिव होता है। कैसा होता है, ये है आपका हाईली सेंसिटिव, ये है आपका बच्चा हाईली सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव। अब इसके बाद हम बात करते हैं बच्चा किसके बारे में, आपको पता होगा ग्लांस पेनिस इसको कवर कर रही है क्या, एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन, जिसको आप कहते हो फोरस्किन या फिर प्रिप्यूस, क्या कहते हो, फोरस्किन या फिर प्रिप्यूस, जो कि ग्लांस पेनिस को कवर करने का काम करती है। क्या है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन, जो कि ग्लांस पेनिस को कवर कर रहा है, उसको आप कहते हो क्या बच्चा, प्रिप्यूस या फिर फोरस्किन आप इसको कहते हो, ठीक। फोरस्किन, फोरस्किन स्लैश प्रिप्यूस। और इसके अंदर आप लिखोगे कि ये क्या है, एक्चुअल में ये है लूज फोल्ड ऑफ स्किन दैट कवर्स ग्लांस पेनिस, लूज फोल्ड ऑफ स्किन, लूज फोल्ड ऑफ स्किन कवरिंग ग्लांस पेनिस, कवरिंग ग्लांस पेनिस। उस दिन याद है आपको लेक्चर 1 में मैं आपसे कह रहा था कि ये जो आपको दिखती है क्या, फोरस्किन या प्रिप्यूस, ये जो है इस तरीके से आगे पीछे हो सकती है। इसके लिए मैं कह रहा था एक शब्द मुझे याद आ रहा है पर मैं बोल मतलब उस समय मुझे जो है बिल्कुल जुबान पे था पर मैं बोल नहीं पा रहा था। तो मैं बोलना चाहता बेटा, वो शब्द होता है, क्या था यार, अरे यार फिर निकल गया क्या दिमाग से, नहीं अभी था तो सही, रिट्रैक्टाइल, रिट्रैक्टाइल कहते हैं ऐसे शब्द को, हाँ रिट्रैक्टाइल। रिट्रैक्टाइल का मतलब होता है कोई चीज बेटा आगे जा सके पीछे आ सके, इसको आप कहते हो रिट्रैक्टाइल। देखो आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है। तो ये जो लूज फोल्ड ऑफ स्किन होता है ये पीछे भी चले जाता है आगे भी आ जाता है, इसको आप कहते हो रिट्रैक्टाइल, ठीक। यही वो शब्द था जो मैं याद करने की कोशिश कर रहा था उस दिन, और लेक्चर के बाद मुझे याद भी आ गया था। आपका हो गया, अब आप क्या करोगे बच्चा, पॉज करोगे, उसको नोट डाउन कर लोगे, फिर इसके बाद मैं आपसे मेल एसेसरी ग्लैंड्स की बात करूंगा, ठीक। यानी कि मैं सेमाइनल वेसाइकल के बारे में लिखाऊंगा, प्रोस्टेट के बारे में लिखाऊंगा, मैं आपको काउपर्स के, काउपर्स या फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मुझे आपको बतानी है मैं बताऊंगा, ठीक है। कर लिया आपने पॉज करके नोट, अब आ जाओ देखो, अब आप आगे हेडिंग डाल लोगे बच्चा, क्या आगे आप हेडिंग डालोगे, मेल एसेसरी ग्लैंड। नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी मेल एसेसरी ग्लैंड। यहाँ चलो नेक्स्ट स्लाइड पर ही डालो, यहाँ पर तो ठीक नहीं है। आप हेडिंग डालोगे बच्चा मेल एसेसरी ग्लैंड, मेल एसेसरी ग्लैंड। अब आपको पता ही है जो ग्लैंड्स हैं, चाहे आपकी सेमाइनल वेसाइकल हो, प्रोस्टेट हो या बल्बो यूरिथ्रल हो, कुछ ना कुछ तो भाई सीक्रीशंस ये बना रही हैं, तभी तो ग्लैंड्स इनको कह रहे हैं, बिल्कुल। दैट मीन्स ये उसको रिलीज भी करती हैं, बिल्कुल करती हैं। ये किसके साथ मिक्सअप हो जाता है बच्चा, ये जो रिलीज करती हैं अपने सीक्रीशंस,
ये आपके मिक्स हो जाते हैं स्पर्म के साथ और दोनों मिलके बनाते हैं सीमन। यानी कि जो आपके बच्चा यूरेथ्रा से बाहर निकल रहा है, जो फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट में जा रहा है, सिर्फ स्पर्म नहीं है, वो एक्चुअली में सीमन है। क्या है बच्चा? सीमन। सिर्फ स्पर्म बाहर नहीं आ रहे हैं। आपका क्या बाहर आ रहा है? आपका बाहर आ रहा है बच्चा सीमन बाहर आ रहा है। तो सीमन में क्या हुआ? ये जो इन ग्लैंड्स ने अपने सीक्रीशंस प्रोड्यूस करे, जब ये स्पर्म के साथ मिल जाते हैं तो आपका क्या बनाते हैं? सीमन। क्या सर ये जो आपके प्रोड्यूस कर रही हैं ये ग्लैंड्स सीक्रीशंस, इनको कुछ स्पेशल नाम दिया जाता है? हाँ, इनका जो एक स्पेशल नाम है जिसको आप कहते हो सेमाइनल प्लाज्मा। तो ये जो तीनों ग्लैंड के जितने भी सीक्रीशंस हो रहे हैं, इन सबको मिला के हम कह देते हैं सेमिनल प्लाज्मा। इसके जो मेन कंपोनेंट हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, इसके अंदर देखने को मिलता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या करता है बेटा? एनर्जी सोर्स का काम करता है, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है फ्रक्टोज। आपको पता है स्पर्म को बेटा स्विमिंग करनी है, उसको सबसे पहले ओवम के पास पहुंचना है, उसको रेस लगानी है, उसके लिए एनर्जी लगेगी उसको। तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रक्टोज से उसको एनर्जी मिलेगी। ये फ्रक्टोज हमें कहां से मिला? सेमाइनल प्लाज्मा में मिला। ठीक, यानी कि किसी ना किसी ग्लैंड ने, आपकी ये जो एसेसरी ग्लैंड है, किसी एक ग्लैंड ने, मैं बताऊंगा कौन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसने बनाया। इसके अलावा कैल्शियम होता है बच्चा, इसके अलावा आपके सर्टेन एंजाइम्स भी होते हैं। ठीक, ये जो है कुछ मेजर कंपोनेंट दे रखे हैं। अब देखो आप लिखोगे यहाँ पर क्या बच्चा? मेल एसेसरी ग्लैंड क्या करती है? आपका प्रोड्यूस करती है। मेल एसेसरी ग्लैंड आपका क्या करती है? प्रोड्यूस करती हैं सीक्रीशंस। प्रोड्यूस सीक्रीशंस जो कि आपका बनाते हैं क्या? दैट फॉर्म सेमाइनल प्लाज्मा। दैट फॉर्म सेमाइनल प्लाज्मा। तो जो सीक्रीशंस इससे निकल रहे हैं इन तीनों ग्लैंड से, उन सबको मिला के आपका क्या कहते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। और जब सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म दोनों मिल जाते हैं बच्चा, तो आपका जो है क्या कहलाते हैं? वो दोनों मिलके, दोनों मिलके कहलाते हैं आपका सीमन। ये वाली बात मैं लिखाऊंगा अभी। ये जो सेमाइनल वेसाइकल, आपको सेमाइनल वेसाइकल नहीं, सेमाइनल प्लाज्मा है बच्चा, आप इसमें लिखोगे कंसिस्ट ऑफ, ये किस किस से मिलके बना है। देखो एनसीईआरटी ने पता है क्या करा है? एनसीईआरटी ने जो है आपका अलग अलग नहीं बताया कि यार प्रोस्टेट ये रिलीज कर रही है, काउ पर ये कर, कि सेमाइनल वेसिकल ये कर रही है। ठीक है, उन्होंने क्या करा है, एक साथ लिख दिया है कि भैया ये जो सेमाइनल प्लाज्मा है इसके अंदर फ्रक्टोज मिलता है, कैल्शियम मिलता है और सर्टेन एंजाइम्स मिलते हैं। ठीक है, बट उन्होंने जो है एक चीज करी है, पता है क्या? उन्होंने काउपर्स ग्लैंड से जो रिलीज होता है उसका फंक्शन बता दिया। काउपर्स ग्लैंड क्या करती है बच्चा? म्यूकस रिलीज करती है। और ये जो म्यूकस होता है ना, ये जो पेनिस को क्या है, लुब्रिकेट करने में मदद करता है। ठीक है, पेनिस को जो है बच्चा लुब्रिकेट करने में मदद करता है, जिससे कि कॉपुलेशन के दौरान जो है आपकी फ्रिक्शन नहीं हो। समझ रहे हो आप? इजीली जो है आपका कॉपुलेशन हो सके। तो उसके लिए जो लुब्रिकेशन बनाता है वो कौन बना के दे रहा है बच्चा? वो काउपर्स ग्लैंड बना के दे रही है। क्या बना रही है? म्यूकस बना रही है, जो कि एज ए लुब्रिकेंट फंक्शन कर रहा है। ये बात एनसीईआरटी ने अलग से बता दी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने सिर्फ एक ही ग्लैंड के बारे में बताया है, यानी कि उसका प्रॉपरली बता दिया कि यार इस ग्लैंड का फंक्शन ये है, बाकी उसने क्या करा? मिक्सअप करके एक साथ लिख दिया है। ठीक है, बट मैं आपको बता दूंगा किससे क्या रिलीज हो रहा है। ठीक है, देखो, तो कंसिस्ट ऑफ, किस किस से कंसिस्ट है बच्चा? फ्रक्टोज से। मैं आपको बता रहा था फ्रक्टोज क्या करता है। फ्रक्टोज बेटा एनर्जी का सोर्स है। किसके लिए एनर्जी का सोर्स है? मैं लिखूंगा नहीं, आपको याद रख लेना है वर्बली। ठीक है, फ्रक्टोज अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख सकता है। फ्रक्टोज बेटा स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा आपको देखने को मिलता है बच्चा कैल्शियम, और इसके अलावा आपको देखने को मिलते हैं बच्चा सर्टेन एंजाइम्स। ये सब जो है आपके किसके अंदर प्रेजेंट है? आपके सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट है। अब तीनों ग्लैंड के बारे में बात करें, किसी बच्चे को जो है नोट करना हो तो वो नोट कर लो। ठीक है, पॉज करो और नोट कर लो, क्योंकि अब मैं टेब्यूलर फॉर्म के अंदर जो है आपको सब कुछ बताने वाला हूं। हो गया? आओ देखो, आप यहाँ पर क्या करोगे बच्चा? सेमाइनल प्लाज्मा, हेडिंग डालोगे सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल वेसिकल, सॉरी, सेमाइनल वेसिकल। ये इतनी जगह में आ जाएगा क्या? ओके चलो, सेमाइनल वेसिकल आपकी आगे बच्चा। अगली ग्लैंड आ गई आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, और एट लास्ट आपकी आ गई आपकी कौन सी बच्चा? काउपर्स, या फिर आप कहोगे, एक मिनट लाइन को सीधा करते हैं,
आपकी लास्ट आ जाएगी काउपर्स स्लैश बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, काउपर्स स्लैश बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यू बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और ये मैंने खींच दी आपकी लाइन। आओ देखो, अब एक बात याद करो, मैंने आपको लेक्चर 1 में ही बता दिया था, बताओ इन तीनों ग्लैंड में से ऐसी कौन सी दो ग्लैंड हैं जो पेयर्ड हैं? तो आपको अच्छे से याद होगा, सेमाइनल वेसाइकल पेयर्ड है, काउपर्स ग्लैंड जो है वो आपकी पेयर्ड है, जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है वो सिंगल है। ठीक है, तो मैं लिखना शुरू करूं, आओ देखो। तो सबसे पहला जो पॉइंट आप यहाँ पे लिख लोगे, ये क्या है? पेयर्ड है। कौन? आपकी सेमाइनल वेसाइकल। लोकेशन में फिर से लिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड आपकी कैसी है बच्चा? सिंगल है, ठीक। और जो आपकी काउपर्स ग्लैंड है वो भी आपकी कैसी है बच्चा? वो भी आपकी है पेयर्ड, वो भी है आपकी कैसी? पेयर्ड। जब मैं सेमाइनल वेसाइकल की बात करता हूं तो याद करो मैंने क्या बताया था कि भैया यूरिनरी ब्लैडर के पीछे प्रेजेंट है, तो इट इज प्रेजेंट बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर। तो आप लिखोगे प्रेजेंट बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर, प्रेजेंट बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर। भैया यूरिनरी ब्लैडर के पीछे क्या है आपकी? प्रेजेंट होती है। यहाँ से एक डक्ट निकलती है जो कि आगे मिल जाती है किसके साथ बच्चा? वो मिल जाती है आपकी किसके साथ? वाज डिफरेंस के साथ, और आगे चल के बनाती है कॉमन इजेक्यूलेटरी डक्ट जो कि ओपन करती है यूरेथ्रा में। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया। अब आ जाती है बच्चा प्रोस्टेट ग्लैंड की पोजीशन। तो आपको याद होगा जस्ट यूरिनरी ब्लैडर के नीचे जो है आपकी क्या होती है? प्रेजेंट होती है, और अराउंड यूरेथ्रा प्रेजेंट है। ये कैसी है? अराउंड यूरेथ्रा प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पर लिखोगे बिलो यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट, बिलो यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट, बिलो यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट, बिलो यूरिनरी ब्लैडर। तो ये कहां पर प्रेजेंट है? प्रेजेंट बिलो यूरिनरी ब्लैडर अराउंड यूरेथ्रा, अराउंड यूरेथ्रा। तो ये होगी बच्चा आपकी इसकी लोकेशन। जब मैं काउपर्स ग्लैंड की लोकेशन की बात करता हूं तो बच्चा ये आपको कहां देखने को मिलती है? ये जस्ट आपको जो है प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे देखने को मिलती है। प्रेजेंट बिलो प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रेजेंट बिलो प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक, आपको अच्छे से पता लग गया, बेहतरीन। अब जब मैं बात करता हूं बच्चा कि जो सीमन की वॉल्यूम होती है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है सेमाइनल वेसाइकल का, कितना है प्रोस्टेट ग्लैंड का, कितना है काउपर्स या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का, तो जो आपका सीमन है उसके अंदर जो 60 से 70% वॉल्यूम है बच्चा वो अकेले सेमाइनल वेसाइकल की है, अकेले सेमाइनल वेसाइकल की है। तो आप यहाँ पर लिखोगे क्या? आप यहाँ पर लिखोगे बच्चा लगभग 60 से 70%, आप लिखोगे 60 से 70% ऑफ सीमन वॉल्यूम है ये, ऑफ सीमन वॉल्यूम। तो इतना अमाउंट जो है किसका है बच्चा? सेमाइनल वेसाइकल का है। जब मैं प्रोस्टेट की बात करता हूं तो लगभग 20 से 25% ऑफ सीमन वैल्यू ये आता है आपका, ऑफ सीमन वैल्यू। और अब आप देख रहे हो कि भैया मेजोरिटी पार्ट तो दोनों ने मिलकर बना दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो आप यहाँ पर लिखोगे स्मॉल अमाउंट में, वेरी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होती है। आप लिख सकते हो स्मॉल अमाउंट, या फिर आप लिखो स्मॉल अमाउंट ऑफ, स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमन। आप लिखो वेरी स्मॉल अमाउंट, क्योंकि काफी कम बचा ना। आप लिखोगे वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमन वैल्यूम, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमन वॉल्यूम। तो क्या आपको वॉल्यूम पता लगी भाई किसका कितना कंट्रीब्यूशन है सीमन वॉल्यूम में? तो भैया 60 से 70% सेमाइनल वेसाइकल का है, प्रोस्टेट का 20 से 25% है, और बाकी काउपर्स ग्लैंड का बहुत ही ज्यादा आपका कम होता है। अब मैं आपके उनको लिखा देता हूं जो ये रिलीज करती है। तो आपने भी फ्रक्टोज देखा था, बिल्कुल। तो बच्चा जो फ्रक्टोज रिलीज करा है वो किसने करा है? सेमाइनल वेसाइकल ने करा है। फ्रक्टोज क्या करता है? एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको? स्पर्म को। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं बच्चा प्रोस्टाग्लैंडिन, आपको देखने को मिलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं भैया? प्रोस्टाग्लैंडिन्स मशहूर हैं आपके कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए।
तो जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपके पहुंचते हैं कहां पर, फीमेल ट्रैक्ट के अंदर, तो ये क्या कराते हैं, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, और इन कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, स्पर्म और तेजी से जो है क्या होता है बच्चा, वहां पर दौड़ने लगता है। तो स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं एक कॉन्ट्रैक्शन इस तरीके से होके। तो आपको पता लग गया प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन क्या है। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूं, बट आपसे कोई पूछेगा नहीं ये सब, बट पता होना चाहिए यार, थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब यार जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं प्रोटीन्स, और यहाँ पर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है बच्चा, वो क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं। जो आपका स्पर्म होता है, अगर बेटा वो बाहर आ रहा है, स्पर्म नहीं सॉरी माफ करना, आपका ये जो सीमन बाहर आता है, तो ये जैसे ही आपका बाहर आएगा, ये जो है थोड़ी देर बाद ही जस्ट जो है आपका क्लॉट होना शुरू हो जाएगा। तो वो जो क्लॉटिंग प्रोटीन्स है ना, वो सेमिनल वेसिकल नहीं उसको प्रोवाइड करे हैं, ठीक। चलो बढ़िया। इसके अलावा आपने कैल्शियम देखा था, बिल्कुल। तो भैया कैल्शियम कौन दे रहा है, कैल्शियम देता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक। इसके अलावा सर्टेन एंजाइम्स भी जो है ये आपका देता है, ठीक। सिट्रिक एसिड भी ये एक्चुअली में प्रोवाइड करता है, बट हम इतना आप डिटेल में जाएंगे नहीं। अब देखो, आप याद रखो, मतलब वो आपको फ्रक्टोज याद रहे नहीं रहे, आपको कैल्शियम याद रहे नहीं रहे, एंजाइम याद रहे नहीं रहे कि ये किसके फंक्शन है, बट आप ये मत भूल जाना कि भैया काउपर्स ग्लैंड का फंक्शन एनसीईआरटी ने क्लियरली दे रखा है। उन्होंने बताया है कि ये एक म्यूकस को रिलीज करते हैं, जो कि बच्चा आपका लुब्रिकेट करने का काम करती है, किसको, आपके पेनिस को लुब्रिकेट करने का काम करती है, ठीक। तो ये वाली बात आपको अपने दिमाग में सेट कर लेनी है। मैं इसको क्या करूंगा, एक बार आपका वो भी कर दूंगा, क्या कहते हैं उसको, बॉक्स बना दूंगा उसके ऊपर। तो आप यहाँ पर लिखोगे बच्चा, म्यूकस लाइक फ्लूइड, म्यूकस लाइक फ्लूइड, म्यूकस लाइक फ्लूइड दैट लुब्रिकेट्स, दैट lubricates द पेनिस, दैट lubricates द पेनिस। तो उसको कौन रिलीज करने का काम कर रहा है भैया, काउपर्स ग्लैंड, राइट। तो आपको काउपर्स ग्लैंड का फंक्शन समझ में आ गया, बेहतरीन, चलो बढ़िया है। मैं इसको कर देता हूं बच्चा क्या, आपका अंडरलाइन, अंडरलाइन नहीं, बॉक्स में ही बंद कर दिया। दैट मीन्स ये है हमारे लिए क्या बच्चा, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट लाइन ये हमारे लिए है, सुपर इंपॉर्टेंट लाइन है ये हमारे लिए, ठीक है। इसको जो है कलर रेड ले लेते हैं, आओ देखो, मैं इस पर लगा देता हूं बच्चा आपका स्टार, ये मैंने लगा दिया आपका स्टार, ठीक। मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं आपके बच्चा क्या, 3 स्टार। तो क्या आपको समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से। चलो बढ़िया, अब मैं हट रहा हूं, किसी बच्चे को जो है अगर, अगर क्या मतलब भाई, नोट तो आपको करना ही है ये, या तो आप यहाँ से नोट करो, चाहे बाद में पीडीएफ से नोट करो, ठीक है। किसी को नोट करना हो तो भैया पॉज करके नोट डाउन कर लो। इसके बाद जो है अभी मुझे आपको उसके बारे में भी लिखाना है, सीमन। अभी मैंने सिर्फ आपको बर्बली बोल के बताया है ना, मुझे आपको भी लिखाना भी है सीमन के बारे में। हो गया, कर लिया नोट डाउन। अब देखो आगे, ये आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, किसी ने नहीं करा है तो भाई वापस रोक के कर सकता है। हो गया, अब देख आगे। अब आप यहां पर लिखोगे बच्चा, जो आपका सीमन होता है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, बार बार बोल रहे थे, सीमन वॉल्यूम क्या है। सीमन आपका किस 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 से मिलके बना है, एक तो बच्चा स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म दोनों मिलके आपका क्या बनाते हैं बच्चा, सीमन बनाते हैं, आपका बनाते हैं सीमन। आपका बनाते हैं क्या बच्चा, आपका बनाते हैं ये सीमन। इसको मैं कर देता हूं आपका किस में, ब्रैकेट में बंद, बॉक्स में बंद कर देते हैं। इससे ही आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता लग गई, बेहतरीन, चलो बढ़िया। अब देखो, जब आप जो है बच्चा, एक इजेक्यूलेशन होता है, ठीक है, यानी कि इजेक्यूलेशन का मतलब क्या है, रिलीज ऑफ सीमन को ही आप कहते हो इजेक्यूलेशन। तो उस इजेक्यूलेशन में कितना सीमन जो है निकलता है, अगर मैं वॉल्यूम वाइज बात करूं, तो लगभग बच्चा 2.5 से लेके 5 ml जो है सीमन आपका पर इजेक्यूलेशन निकलता है। एक हेल्दी इंडिविजुअल की हम बात यहां पर कर रहे हैं, एक तंदुरुस्त अच्छे खासे आदमी की, जिसकी लाइफस्टाइल अच्छी है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है उसके साथ। तो उसमें अगर आप पर इजेक्यूलेशन सीमन का वॉल्यूम चेक करोगे तो आपको मिलेगा लगभग 2.5 से लेके 5 ml के बीच में। अब जब मैं इसको लेता हूं और चेक करता हूं कि भाई इसके अंदर स्पर्म काउंट कितना है, तो मुझे इस वॉल्यूम के अंदर, ये 2.5 से लेके 5 ml वॉल्यूम है, इसके अंदर स्पर्म काउंट मुझे मिलता है एक हेल्दी इंडिविजुअल का लगभग 200 से 300 मिलियन का।
समझ में आ रहा है आपको? 200 से 300 मिलियन का जो है क्या देखने को मिलता है, स्पर्म काउंट देखने को मिलता है लगभग 2.5 से 5 ml सीमन के अंदर। अब ये जो आपको 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स मिले हैं, इसमें से लगभग जो 60% आपके स्पर्म्स ऐसे होने चाहिए जिनकी शेप और साइज नॉर्मल हो, जिनकी शेप और साइज आपकी कैसी हो बच्चा, नॉर्मल हो। और ये जो 60% जिनकी शेप एंड साइज नॉर्मल हो, इस 60% में से लगभग 40% ऐसे होने चाहिए कम से कम जो विगरस मोटिलिटी शो करें, यानी कि जो बड़ी रफ्तार से तेजी से बिल्कुल एकदम शुआएं करते हुए जो है आपके ओवम के पास पहुंच जाएं। क्या आपको समझ में आया मैंने जो बोला? मैंने आपको बोला एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर पर इजैक्यूलेशन, यानी कि इजैक्यूलेशन का मतलब है रिलीज ऑफ सीमन, तो पर इजैक्यूलेशन, एक इजैक्यूलेशन के अंदर लगभग 2.5 से 5 ml सीमन जो है निकलता है, ठीक है। इसके अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, जिसमें से 60% स्पर्म की जो है बच्चा शेप एंड साइज नॉर्मल होनी चाहिए, और उन 60% में से लगभग आपके 40% ऐसे होने चाहिए स्पर्म जो विगरस मोटिलिटी शो करें, ठीक है। जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तब जाके जो है आपके चांसेस बनते हैं बच्चा किसके, फर्टिलाइजेशन के, यानी कि मेल के स्पर्म में कोई कमी नहीं है, ठीक है, वो कर सकता है, वो कैपेबल है फर्टिलाइजेशन के। तो आप यहां पर ये वाली बात लिख लोगे, आप यहां पर ये वाली बात बच्चा क्या करोगे, लिख लोगे। आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सीमन, आप लिखोगे बच्चा वॉल्यूम ऑफ सीमन, ये क्या हो गया, अरे यार ये शेप ऑन है क्या अभी भी, एक मिनट इसको डिलीट करते हैं, हो गया कट, आओ देखो। तो आप यहां पर लिखोगे बच्चा वॉल्यूम ऑफ सीमन, वॉल्यूम ऑफ सीमन इन वन इजैक्यूलेशन, इन वन इजैक्यूलेशन, इन वन इजैक्यूलेशन। मैं यहाँ पर आपको बता दूं भैया, ये जो हम बात कर रहे हैं एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, हेल्दी इंडिविजुअल की हम यहाँ पर आपकी क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हेल्दी इंडिविजुअल की, ठीक। हाँ सर। और इजैक्यूलेशन का मतलब क्या है, रिलीज ऑफ स्पर्म, इजैक्यूलेशन मीन्स आपका बच्चा रिलीज ऑफ स्पर्म, रिलीज ऑफ स्पर्म इज नोन एज इजैक्यूलेशन, रिलीज ऑफ स्पर्म। जब आप इसको देखते हो तो आपको कितना देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है लगभग बच्चा 2.5 से 5 ml देखने को मिलती है ये वॉल्यूम, बेहतरीन। इसमें से ये जो आपको वॉल्यूम मिली है, इसमें से कितने होते हैं, विद 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं इस वॉल्यूम में। जब आप स्पर्म काउंट निकालते हो तो लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब ये जो 200 से 300 स्पर्म्स आपको देखने को मिले हैं, 200 से 300 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख आता है बच्चा, ठीक है। तो ये जो आपको देखने को मिले हैं, इसमें से कम आपको, आप लिखोगे आगे एटलीस्ट, कम से कम, एट लीस्ट आपकी जो है बच्चा 60%, ये बात एज इट इज एनसीईआरटी ने लिखी है, यहां पर नहीं लिखी है, आगे लिखी है एनसीईआरटी में, बट मैं आपको यहीं पर बता रहा हूं, ठीक है। एटलीस्ट 60% जो स्पर्म होते हैं, एटलीस्ट 60% ऑफ स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। तो लगभग बच्चा जो है आपके 60%, निकालो 300 का 60% कितना होगा, सोचो। एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, और इसमें से ये जो 60% है बच्चा, इसमें से जो 40% होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, विग्रस मोटिलिटी शो करें। तो आपको याद रखना है बच्चा 60% का 40%, ठीक है, वो आपका कैसा हो, विग्रस मोटिलिटी शो करने वाला हो, ठीक। तो आप यहां पर लिखोगे एटलीस्ट, एटलीस्ट 40% of them, at least 40% of them must show vigorous motility, must show vigorous motility। बताओ, समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से, अच्छे से भेजे में सेट हो गया, चलो बढ़िया। देखो
आपको समझ में आ गया? मैंने आपको पहले भी बता दिया। अब आप क्या करोगे, पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। इसके बाद हम जो है बच्चा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका शुरू करेंगे। पहले मैं आपको सारे के सारे उसके पार्ट्स लिखा दूंगा कि भैया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट हैं। ठीक, कर लिया आपने नोट डाउन? हो गया? एक मिनट में पानी पी लेता हूँ। चलो आप फिर से नोट डाउन कर लो, और किसी ने नहीं कराया तो पॉज करके कर ले भाई नोट डाउन। हो गया? अब देखो आगे। अब आप हेडिंग डालोगे बच्चा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हेडिंग होगी आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करता हूं तो बच्चा किस किस से मिलके बना है? जब मैं फीमेल की बात करता हूं तो मुझे देखने को मिलती है वन पेयर ओवेरीज देखने को मिलती हैं। एक पेयर मुझे देखने को मिलती है बच्चा ओविडक्ट। ओविडक्ट यानी कि फेलोपियन ट्यूब। अभी समझ में आ जाएगा, डायग्राम दिखा दूंगा, ठीक है। मुझे देखने को मिलता है यूटेरस। मुझे देखने को मिलती है बच्चा आपकी सर्विक्स। एक्चुअली में सर्विक्स यूटेरस का ही आपका क्या है बच्चा, पार्ट है। मुझे देखने को मिलती है बच्चा वेजाइना। मुझे इसके अलावा देखने को मिलता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चा एसेसरी ग्लैंड्स, जो कि एनसीईआरटी ने नहीं बता रखी बट होती हैं बेटा। मैं आपको बताऊंगा नहीं, बट मैं लिखाऊंगा कि एसेसरी ग्लैंड फीमेल में भी प्रेजेंट है। नाम बताऊं? जैसे कि आपकी बर्थोलिन्स ग्लैंड हो गई, आपकी स्किन्स ग्लैंड हो गई, ठीक है, ये आपकी होती हैं, बट एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं करा है तो हम भी उनके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक, इसके अलावा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ये भी आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। और आपकी मेमरी ग्लैंड, वन पेयर मेमरी ग्लैंड भी देखने को मिलती हैं, जो कि बच्चा आपकी जो कि लैक्टेशन का काम कर रही हैं और आपकी चाइल्ड की केयर कर रही हैं, ठीक है, उसके अंदर मदद कर रही हैं। ठीक, तो ये सारे जो पार्ट्स मैंने बोले हैं आपके आगे, ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। तो मैं लिखना शुरू करूं? बिल्कुल लिखना शुरू कर सकते हो सर आप। मैं लिखता हूं आपको देखो, आप लिखोगे यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप लिखोगे बच्चा कंसिस्ट ऑफ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, किस किस से मिलके बना है? तो आप लिखोगे कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवेरीज। तो आपको एक पेयर ओवेरीज देखने को मिलती है। अ पेयर ऑफ ओवेरीज, अ पेयर ऑफ ओवेरीज, राइट। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है पेयर ऑफ, ए पेयर ऑफ ओविडक्ट। और ओविडक्ट को ही आप कहते हो बच्चा फेलोपियन ट्यूब। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, जिसको आप कहते हो फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब्स। तो फेलोपियन ट्यूब्स को भी आपका एक जो है एक पेयर आपको उसका भी देखने को मिलता है। ठीक, इसके अलावा आपको देखने को मिलता है बच्चा क्या, यूटेरस। आपको देखने को मिलता है यूटेरस। और आपको देखने को मिलता है बच्चा क्या, आपको देखने को मिलता है सर्विक्स। वैसे मैं सर्विक्स लिखूं नहीं लिखूं बेटा, क्योंकि सर्विक्स एक्चुअली में आपका यूटेरस का ही क्या होता है, पार्ट होता है। बट मैं लिख देता हूं क्योंकि एनसीईआरटी ने भी लिखा है, ठीक, जिक्र उन्होंने करा है, तो मैं भी लिख देता हूं। सर्विक्स हो गया आपका। इसके अलावा आपका आ गया वेजाइना। आपकी आ गई बच्चा वेजाइना। और आपकी आ जाती है बच्चा क्या, आपकी आ गई एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स। और आपका आ गया बच्चा क्या, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं आपको क्या कर रहा था, जो सर्विक्स एक्चुअली में क्या है, पार्ट ऑफ यूटेरस है। इट इज अ पार्ट ऑफ यूटेरस, पार्ट ऑफ यूटेरस। ठीक, तो अब आप जरा ध्यान से देखो, ओवेरी हो गई, ओविडक्ट हो गई, यूटेरस हो गया, आपका वेजाइना हो गया। ये जो है आपकी सारी की सारी मिलके आपका फीमेल एसेसरी डक्ट बनाती हैं। क्या बनाती हैं बच्चा? अरे ओ, माफ करना यार, ओवेरी नहीं आएगा, आपकी ओविडक्ट हो गई, यूटेरस हो गया, वेजाइना हो गया। ये तीनों मिलके आपका क्या करती हैं बच्चा, ये आपका बनाती हैं क्या, ये बनाती हैं आपका फीमेल एसेसरी डक्ट। ये बनाती हैं मिलके, तीनों को तीनों मिला के कहते हो आप फीमेल एसेसरी डक्ट,
फीमेल एसेसरी डक्ट, फीमेल एसेसरी डक्ट आप जो है कहते हो। किस किस को मिला के भैया? आपके डक्टस सिस्टम में क्या क्या आएगा? फीमेल के डक्टस सिस्टम में बच्चा एक आ गया आपका ओविडक्ट आ गई, आपका यूटेरस आ गया, आपका वेजाइना आ गया। ठीक है, अब मैंने इसमें सर्विक्स क्यों नहीं बोला? क्योंकि बेटा सर्विक्स यूटेरस का ही पार्ट है, अलग से थोड़ी बताऊंगा, इसके अंदर जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे पूछता है फीमेल एसेसरी डक्ट में क्या क्या आता है, तो आप उसको बता दोगे भैया एक पेयर ओविडक्ट आ गई, यूटेरस आ गया, आपका वेजाइना आ गया। ठीक है, बढ़िया। अब ये जितने भी आप यहाँ पर पार्ट्स देख रहे हैं बच्चे, ये सारे के सारे आपके कहाँ प्रेजेंट है? पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है। तो ये जितने भी आपने यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट्स देखे हैं बच्चा, ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं आपके कहाँ पर प्रेजेंट हैं? तो आप लिखोगे लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। तो ये पेल्विक रीजन में लोकेटेड है, लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन। ठीक, इसके अलावा बच्चा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की जब मैं बात सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर वन पेयर ऑफ अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स भी आता है, वो नहीं है लोकेटेड भैया पेल्विक रीजन में, इसलिए मैंने ऊपर वालों को बता दिया कि ये सब लोकेटेड है पेल्विक रीजन में। ठीक है, अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड भी इसका पार्ट है, अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, जो कि मदद करते हैं बच्चा किसके अंदर? चाइल्ड की केयर में, यानी कि लैक्टेशन में। तो आप यहाँ पर लिखोगे हेल्प इन, तो आप यहाँ पर लिखोगे हेल्प्स इन चाइल्ड केयर एंड लैक्टेशन, हेल्प्स इन चाइल्ड केयर एंड लैक्टेशन में आपकी कौन करती है मदद? कौन? मेमोरी ग्लैंड। तो अब एक बात बताओ, क्या आपको समझ में आ गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? तो आप क्या करोगे? पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। आप जो है बच्चा इसको पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। ठीक, इसके बाद जो है मैं आपको फंक्शंस बता दूंगा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के, और उसके बाद में आपको एक बेहतरीन डायग्राम एनसीईआरटी ने दे रखा है। ठीक है, बड़ा बेहतरीन डायग्राम दे रखा है, सारी चीजें उसके अंदर दे रखी है। ठीक है, वो डायग्राम आपको बाद में ड्रॉ करना है। हो गया? कर लिया नोट डाउन? अब फंक्शंस की बात करें, अब जरा देखो फंक्शंस क्या क्या है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो देखो पहला फंक्शन क्या है बच्चा? गैमीट्स बनाएगा, बिल्कुल गैमीटोजेनेसिस हो गया, दैट इज इन फीमेल्स आप उसको कहते हो oogenesis। उसके बाद क्या होगा? इस ये जो आपका बना है बच्चा ओवम हो गया, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? रिलीज करना पड़ेगा। तो ये जो रिलीज ऑफ ओवम होता है इसको आप कहते हो ओव्यूलेशन, तो ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, बिल्कुल। इसके बाद क्या होगा? जब स्पर्म आएगा दोनों मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन, ये भी इसी का पार्ट है। फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या हो जाता है बच्चा? प्रेगनेंसी, यानी कि अब उसके जो है 9 महीने शुरू हो चुके हैं, जिसको आप कहते हो जेस्टेशन, ये भी फंक्शन है किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। जब जो है आपके 9 महीने पूरे हो जाएंगे तो इट्स टाइम फॉर बधाई हो, गुड न्यूज। तो दैट इज क्या कहते हैं बच्चा? उसको उसको कहते हैं बेटा चाइल्ड बर्थ, यानी कि जो है आपका पार्चुरेशन का समय आ चुका है। ठीक है, पार्चुरेशन हो गया, पार्चुरेशन के बाद क्या होगा? उस बच्चे का ख्याल रखा जाएगा, यानी कि चाइल्ड केयर, दैट इज लैक्टेशन। अब उसका लैक्टेशनल पीरियड शुरू हो जाएगा, माँ जो है उसको दूध पिलाएगी। ठीक, तो ये सब जो है आपके फंक्शन होते हैं किसके बच्चा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो लिख दूं एक बार इनको तेजी से? आओ देखो लिख देते हैं, चलो। तो आप यहाँ पे लिखोगे बच्चा फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो तेजी से लिख दूं मैं? बिल्कुल। कभी जब मैं सोचता हूँ यार ये जो मैं लाइनें बता रहा हूँ, जैसे ये फंक्शंस दे रखे हैं एनसीईआरटी ने एज इट इज दे रखे हैं, मैं सोचता हूँ यार यहाँ सीधे एनसीईआरटी की वो लाइन लगाता हूँ, रीड कर देता हूँ, बात तो वो ये बच्चे लिख लेंगे। बट फिर मुझे लगता है यार अगर मैं आलस करूंगा तो बच्चे तो मुझसे डबल आलसी हैं भाई। भाई देखो मुझे तो एक सब्जेक्ट पढ़ानी है, इनको तो तीन तीन पढ़नी है, तो ये तो यार डबल आलस करेंगे। इसलिए जो है मैं एक एक लाइन लिखाता हूँ, सारी चीजें बेटा ये एज इट इज एनसीईआरटी में लिख रही हैं, कुछ लाइन है। एक्चुअली में टीचर का काम क्या है? टीचर का काम है कॉम्प्लेक्स चीजों को तोड़ के समझाना अच्छे से, समझ रहे हो? अब इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी है यार? फंक्शंस लिखने हैं, एज इट इज लिखे हुए हैं, यहाँ पर भी सेम एज इट इज बताने हैं, सारे आपको पता है क्या क्या होते हैं इनका मतलब। चलो फिर भी लिखते हैं, कोई ना, क्योंकि भाई आलस नहीं करना चाहिए। ओव्यूलेशन, तो भैया ओव्यूलेशन है इसका फंक्शन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है? रिलीज ऑफ ओवम, रिलीज ऑफ ओवम।
ठीक। अब ओवम रिलीज हो गया, स्पर्म इससे आके मिलेगा तो क्या होगा बच्चा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन हो गया तो आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी। प्रेगनेंसी हो गई तो आपका क्या होगा बच्चा, जेस्टेशन पीरियड शुरू हो गया। तो आपकी क्या होगी बच्चा, फर्टिलाइजेशन से हो गई आपकी प्रेगनेंसी, हो गई बच्चा प्रेगनेंसी, यानी कि जेस्टेशन। जेस्टेशन जो है आपका शुरू हो गया। और फिर इसके बाद क्या होगा बच्चा, 9 महीने पूरे होंगे और बच्चे की होगी बर्थ, दैट इज पार्चुरेशन, जिसको आप कहते हो क्या बच्चा, पार्चुरेशन, जिसको आप कहते हो पार्चुरेशन। और पार्चुरेशन हो गया, अब इसके बाद क्या होगा बच्चा, उस बच्चे का रखा जाएगा ख्याल, दैट इज चाइल्ड केयर। और चाइल्ड केयर का मतलब यहाँ पर क्या कहना चाह रही है एनसीईआरटी, कहना चाह रही है बच्चा लैक्टेशन के बारे में, ठीक है, लैक्टेशन के बारे में। एनसीईआरटी ने वैसे लिखा नहीं है चाइल्ड केयर के आगे लैक्टेशन, जितना मुझे याद है, मैं आपको बता रहा हूँ चाइल्ड केयर का मतलब भाई लैक्टेशन ही तो होगा। देखो मेमोरी ग्लैंड आई, मेमोरी ग्लैंड पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वही क्या इन्वॉल्व है, वही इन्वॉल्व है लैक्टेशन के अंदर। दैट मीन्स ये जो चाइल्ड केयर की बात यहाँ पर एनसीईआरटी कर रही है, ये लैक्टेशन की बात कर रही है, ठीक है, हो गया। अब जो है मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ बेहतरीन एनसीईआरटी का। डायग्राम कहाँ गया, डायग्राम ये रहा। ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का डायग्राम दे रखा है और बेहतरीन डायग्राम बनाया है एनसीईआरटी ने। ये आपको दिख रहा है बच्चा, देखो अब मैं शुरुआत करता हूँ, ये जो आपको दिख रही है बच्चा, ये क्या है, ये है आपकी ओवेरी। एक ओवेरी आपकी ये रही, एक ओवेरी ये रही, दूसरी ओवेरी आपकी ये रही, यानी कि ओवेरी दोनों तरफ प्रेजेंट है। तो क्या वन पेयर ओवेरी हो गई, हाँ सर वन पेयर ओवेरी हो गई। अब जरा ओवेरी के पास देखो, ओवेरी के पास आपको देखने को मिलता है बच्चा, ये देखो ये है फेलोपियन ट्यूब, जिसको मैं कहता हूं ओविडक्ट भी, जिसको मैं कहता हूं ओविडक्ट। तो एक फेलोपियन ट्यूब बच्चा ये रही, एक फेलोपियन ट्यूब ये रही, तो हो गया इसका भी पेयर फेलोपियन ट्यूब का, बिल्कुल सर। तो फेलोपियन ट्यूब को हम क्या कहते हैं बेटा, ओविडक्ट भी कहते हैं। और ये जो फेलोपियन ट्यूब आपको दिख रही है बच्चा, इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर आपके आते हैं बच्चा 3 पार्ट। इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर आते हैं बच्चा आपके 3 पार्ट। पहला आता है बच्चा क्या आपका, सबसे जो आपके ओवेरी के पास है वो है आपका इनफंडिबुलम, वो है आपका इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के बाद अगला जो बीच वाला पार्ट आता है, मिडिल पार्ट, जो थोड़ा वाइडर पार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं एम्प्यूला। और फिर जो है बच्चा आपका सबसे जो यूटरस के पास आपको दिख रहा है, वो है आपका इस्थमस, वो है आपका इस्थमस। तो इससे आपको क्या पता लगा, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है इनफंडिबुलम जो कि ओवरी के सबसे क्लोज है, ठीक है, फिर बीच वाला पार्ट आ जाता है आपका एम्प्यूला, फिर उसके बाद आपका जो है बच्चा जो यूटेराइन कैविटी के आपके सबसे पास का एरिया है वो आपका कहलाता है इस्थमस, वो आपका कहलाता है बच्चा क्या, इस्थमस। अब जरा देखो ये इनफंडिबुलम दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या दिखती है, यहाँ पर आपको दिख रही है कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको आप कह रहे हो बच्चा क्या, फिम्ब्रियाई, जिनको आप कह रहे हो फिम्ब्रियाई। तो ये जो इनफंडिबुलम आपको दिखता है, तो क्या होता है, यहाँ पर आपको दिखती है कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको आप कहते हो, जिसको आप क्या कहते हो बच्चा, इनफंडिबुलम कहते हो। अब ये यहाँ पर क्यों प्रेजेंट है, देखो बच्चा होगा क्या, ये जो आपको ओवेरी यहाँ पर दिख रही है, इसने रिलीज करा आपका किसको बच्चा, क्या, ओवा को, इसने रिलीज करा आपके ओवा को। अब इस ओवा को जो है बच्चा कैच करने के लिए आपको क्या चाहिए, इस ओवा को कैच करने के लिए आपको चाहिए क्या, कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ से ओवा निकला, उन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स ने उसको पकड़ा और आपके इनफंडिबुलम में डाल दिया। बताओ है ना, क्या आपको फंक्शन समझ में आ गया। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस करके आ रही हैं, ओवा को कलेक्ट करने का काम कर रही हैं, ओवा कहो ऊवम कहो, ठीक है। अब हो गया, अब जरा मैं आता हूं आपके यूटेरस पर। ये जो इतना वाला आपको पार्ट दिख रहा है बच्चा, ये है आपका यूटेरस। ये क्या है बच्चा, ये है आपका यूटेरस। ये एक्चुअली में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। जिसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको मैं कहता हूं फंडस, इसलिए यहां पर आपको दिख रहा है ये यूटेराइन फंडस शब्द इन्होंने यूज करा है। इन्होंने जो यूटेराइन फंडस शब्द यूज करा है, ये किसके लिए यूज करा है बेटा, ये जो डोम शेप्ड, ये वाला जो ऐसा वाला पार्ट दिख रहा है, इसको मैं कहता हूं फंडस। ये जो इतना वाला आपको यहां से लेके यहां तक पार्ट दिख रहा है, इसको मैं कहता हूं बॉडी, इसको मैं कहता हूं बच्चा आपका क्या, बॉडी। तो जो इतना पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है बच्चा, ये है बॉडी। और इसके जो नीचे वाला पार्ट है बच्चा, ये आपको दिख रहा है सर्विक्स, ये आपको दिख रहा है सर्विक्स। तो आपको पता लग गया यूटेरस के कितने पार्ट हैं। यूटेरस के बच्चे आपके 3 पार्ट होते हैं। जो ऊपर डोम शेप वाला आपको दिख रहा है, मैं फिर से दिखाऊं, देख फिर से मैं दिखाता हूँ, ये वाला जो दिख रहा है बेटा, ये डोम शेप इस तरीके से दिख रहा है, डोम शेप यूटेरस का पार्ट है बच्चा, इसको आप कहते हो फंडस। ये जो इतना पार्ट आपको यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है, इसको आप कहते हो बॉडी। और ये जो नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है बच्चा, इसको आप कहते हो सर्विक्स। तो आपको पता लग गया सर्विक्स किसका पार्ट है, सर्विक्स इज अ पार्ट ऑफ यूटेरस, सर्विक्स इज अ पार्ट ऑफ यूटेरस।
तो ये वाली बात मैं लिख दूं, बिल्कुल। तो सर्विक्स के आगे आप लिखोगे बच्चा इट इज अ पार्ट ऑफ यूटेरस। सर्विक्स क्या है? पार्ट ऑफ यूटेरस है, पार्ट ऑफ यूटेरस। अब देखो सर्विक्स से यहाँ पर आपको एक कैनाल दिख रही है, ये वाला रीजन दिख रहा है, बिल्कुल सर यहाँ पर हमें जो है एक रीजन दिख रहा है, तो इसको आप कहते हो सर्वाइकल कैनाल। इसको आप कहते हो बच्चा क्या? सर्वाइकल कैनाल। इसको आप कहते हो सर्वाइकल कैनाल। और ये जो सर्विक्स है ना, एक्चुअली पता है ये क्या काम कर रही है? ये जो आपकी यूटेराइन कैविटी दिख रही है बच्चा, इसको कनेक्ट करने का काम करती है किससे? वेजाइना से। इससे किसको कनेक्ट करने का काम करती है? वेजाइना से। ये है वेजाइना। और वेजाइना के बाद यहाँ पर क्या होगा बेटा? यहाँ पर होगी वेजाइनल ओपनिंग, यहाँ पर होगी वेजाइनल ओपनिंग। तो वेजाइनल ओपनिंग, देन आती है आपकी वेजाइना। वेजाइना और आपके जो यूटेरस को कनेक्ट करने का जो काम कर रहा है बच्चा, वो आपका सर्विक्स करता है। इसके बीच में ही एक जो है रास्ता प्रेजेंट है, इसी रास्ते को आप कह देते हो सर्वाइकल कैनाल। इसी रास्ते को कह देते हो आप बच्चा क्या? सर्वाइकल कैनाल। बताओ क्या आपको समझ में आ गया? और यूटेरस का अंदर का जो रीजन प्रेजेंट है, जो कैविटी है, उसको आप कह देते हो यूटेराइन कैविटी। उसको आप कह देते हो यूटेराइन कैविटी। उसको आप कह देते हो बच्चा क्या? यूटेराइन कैविटी। उसको आप कह देते हो बच्चा क्या? यूटेराइन कैविटी। तो देखो इसको आप इस तरीके से आगे बढ़ा लो और फिर यहाँ पर क्या करो? आप इस तरीके से कर लो, एक मिनट। और इसको आप कह दो वेजाइनल ओपनिंग। ये देखो ये आपकी हो गई, ये हो गई बच्चा आपकी क्या? वेजाइनल ओपनिंग। ये हो गई आपकी वेजाइनल ओपनिंग। ये देख, तो मैं यहाँ पर लिख दूं, तो ये आपको दिख रही है बच्चा क्या? वेजाइना की ओपनिंग। तो आप इसको कहते हो वेजाइनल ओपनिंग। याद है ना मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि भैया जो फीमेल नहीं, जो मेल का केस होता है, मेल के केस में आपने देखा था यूरेथ्रा दोनों काम कर रहा था, वो उसी से यूरिन आ रहा था, उसी से आपका कौन निकलता है? सीमन निकलता है। तो दोनों काम कर रहा है, इसलिए उसको यूरिनो जेनाइटल डक्ट कहते हैं। फीमेल के केस में ऐसा नहीं होता बच्चा। फीमेल के केस में वेजाइनल ओपनिंग अलग है, यूरेथ्रल ओपनिंग अलग है। जब मैं आपको फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिसको वल्वा भी कहते हैं, जब मैं वो आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब जरा इसकी थोड़ी सी हम यूट्रस की वॉल की आप बात करते हो, देखो जो सबसे बाहर वाली आपको लेयर दिख रही है बच्चा, उसको मैं कहता हूं आपका पेरीमेट्रियम। जो बीच वाली लेयर दिख रही है, जो काफी थिक आपको दिख रही है, वो है बच्चा आपकी मायोमेट्रियम। और जो इनर मोस्ट लेयर दिख रही है, वो है आपकी एंडोमेट्रियम। बताओ क्या आपको वॉल्स समझ में आई यूटेरस की? बिल्कुल सर। जो सबसे बाहर वाली वॉल है पेरीमेट्रियम, बीच वाली वॉल है पेरीमेट्रियम के जस्ट अंदर वाली मायोमेट्रियम, और जो इनर मोस्ट वॉल है उसको मैं कह रहा हूं बच्चा क्या? एंडोमेट्रियम। उसको मैं कह रहा हूं एंडोमेट्रियम। बताओ है ना? ये डायग्राम आपकी समझ में आ गया है? तो बच्चा जो है आप क्या करोगे, यहाँ पर वीडियो को पॉज करोगे, इस डायग्राम को एज इट इज अपनी नोटबुक में ड्रॉ करोगे। इस डायग्राम को एज इट इज अपनी नोटबुक में क्या करोगे बच्चा? आप ड्रॉ करोगे। अब ये जो डायग्राम आपको जैसे बताया है, जिस तरीके से मैंने आपको मेल का बना के दिखाया था, ठीक है, फिर एक एक चीज को लिख के एक्सप्लेन करा था। अब एक एक चीज को पकड़ेंगे, ओवेरीज को पकड़ेंगे सबसे पहले, फिर ओवेरी के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी मुझे आपको एक बात और बतानी है, देखो जरा सुनना। एक बात बताओ, आपको पता है इम्प्लांटेशन होगा बच्चा, यानी कि मेल और फीमेल दोनों मिलके, सॉरी मेल और फीमेल गैमीट मिले, मिलके क्या होगा बच्चा? आपका जाइगोट बन गया। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म आई, फिर क्या हुआ? इम्प्लांटेशन। इस तरीके से वो लग गया, फिर अपने 9 महीने पूरे करेगा, एक हेल्दी बेबी बन जाएगा। क्या बेबी इसी रास्ते से निकलेगा? बता हाँ या ना। क्या बेबी इसी रास्ते से निकलेगा? हाँ या ना? हाँ सर, इसी रास्ते से निकलेगा। तो इस रास्ते से निकलने के लिए उसको पहले सर्वाइकल कैनाल को पास करना पड़ेगा। हाँ सर, करना पड़ेगा। उसके बाद क्या वेजाइना को पार करना पड़ेगा? हाँ सर, करना पड़ेगा। फिर जो है वो क्या आएगा? बाहर आ जाएगा। तो बेटा जो तेरी सर्वाइकल कैनाल है और जो तेरी वेजाइना है, वो दोनों मिलके बनाती हैं बर्थ कैनाल। वो दोनों मिलके बनाती हैं बर्थ कैनाल। क्या तेरे को बर्थ कैनाल समझ में आ गई? बर्थ कैनाल हम किसको कहते हैं? सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना दोनों को मिला के कहते हैं बर्थ कैनाल, क्योंकि बेबी यहीं से निकलेगा। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो समझो, अगर सिजेरियन नहीं हो रहा है तो बेटा, सिजेरियन हो रहा है तो काट के आपको पता है सर्जरी के थ्रू निकाला जा रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ गया? तो इसको आप कहते हो बेटा बर्थ कैनाल। मैं लिख दूं इस वाली बात को भी? आओ चलो लिख देते हैं, इसको यहाँ पर लिख देते हैं कि भैया ये जो सर्वाइकल कैनाल आपको दे रखी है, ये तो ज्यादा डार्क हो गया यार। देख, तो तू यहाँ पर लिखेगा ये जो आपको दे रखी है बेटा क्या? सर्वाइकल कैनाल और आपकी वेजाइना। सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना दोनों को मिला के आपका कहते हैं बेटा बर्थ कैनाल। क्या कहते हैं? बर्थ कैनाल, क्योंकि बेबी यहीं से आपका आएगा।
बेबी यहीं से आपका आएगा। समझ में आ गया? इसको बॉक्स में बंद करें, करा जाए, आओ देखो इसको बॉक्स में बंद करते हैं, चलो। ओहो, नहीं करते यार, इसको बॉक्स में बंद नहीं करते, ये यहाँ पर सेट नहीं हो पाएगा अच्छे से। कट करो इसको, जो है अपन क्या करते हैं, इसको इस तरीके से कर देते हैं क्लाउड में बंद। तो आप याद रखोगे भैया इस कंसेप्ट को, ठीक है? ये हो गया आपका, और इसको कर देते हैं स्टार मार्क। ये हो गया स्टार मार्क। बेहतरीन, कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया बच्चा। आप क्या करोगे, पॉज करोगे और इस पूरे को नोट डाउन कर लोगे। एक बार फिर से बताऊं क्या? बताऊं क्या? मुझे नहीं लगता जरूरत है, ठीक है? आगे वैसे भी हमें एक एक पार्ट को और अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है? 50 मिनट लगभग यार, 51 मिनट्स हो चुकी है। अभी मुझे और भी पढ़ाना है भाई, इतना कम नहीं पढ़ाना आज के दिन में मुझे। तो ओवेरीज को शुरू करते हैं यार, चलो ठीक है। देखो, आपको समझ में आ गया होगा। किसी को लगता है कि यार मुझे और अच्छे से समझना है, तो एक और बार फिर से जो है बेटा वीडियो को बैक लो और वापस देख लो। ऐसा तो नहीं ऑफलाइन क्लास है कि टीचर ने एक ही बार बताया, आगे उसका मन नहीं है, अब नहीं बताएगा। होता क्या है बेटा, पहली बार जब हम बताते हैं ना, पूरा मन लगा के एकदम बेहतरीन तरीके से बताते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं सामने वाले को कुछ नहीं आता, हमें सब बताना है इसको। तो बड़े अच्छे से टीचर बताता है। अगर आपने उस समय मौका मिस कर दिया, फिर आप उम्मीद करते हो वापस उसी बेहतरीन तरीके से बताए। पता है वो क्यों नहीं बता पाता उतनी बेहतरीन तरीके से? उसको लगता है कि यार मैंने इसको एक बार बता दिया तो इसके दिमाग में कुछ रिटेन हो गया। तो ऐसा हमारा ये जो बीच वाला बेटा, दो कानों के बीच में जो ब्रेन है ना, ये ऐसा सोचता है, तो उसे भी आलस आ जाता है तेरी तरह, बिल्कुल ठीक है। आजा देख अब। तो ये तूने नोट कर ही लिया था। अब तू डाल यहाँ बच्चा ओवेरीज, अब तू यहाँ डाल ओवेरीज। अब चर्चा होगी बेटा तेरी किसकी? ओवेरी की, ओवेरीज। तो सबसे पहले बात होगी यहाँ पर ओवेरीज की। तो ओवेरीज आपकी क्या है? क्या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल के अंदर? बिल्कुल सर। क्यों है? क्योंकि बच्चा यही आपका गैमीट बना रही है, दैट इज ओवम। और जो कि आपका प्रोसेस जिससे बनता है उसको आप कहते हैं oogenesis। इसके अलावा सेक्स हार्मोन्स बनाती हैं ये। सेक्स हार्मोन्स किस नेचर के होते हैं? स्टीरॉयडल इन नेचर होते हैं, इसलिए इनको स्टीरॉयड हार्मोन्स भी हम कहते हैं। बिल्कुल सर। ओवेरियन हार्मोन्स भी कहते हैं क्योंकि ओवेरी बना रही है। कौन से होते हैं ये हार्मोन्स? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो आपकी जो आपको दिखती है बच्चा क्या, ओवेरी, ये आपकी क्या है? ये है आपकी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओवेरीज क्या है आपकी बच्चा? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये आपका प्रोड्यूस करती हैं क्या? क्योंकि ये आपका प्रोड्यूस करती हैं फीमेल गैमीट को। फीमेल गैमीट बनाने का काम कर रही हैं। दूसरा, स्टीरॉयड हार्मोन्स बना रही हैं। एक तो बना रही हैं बच्चा आपका क्या, फीमेल गैमीट। और फीमेल गैमीट को हम क्या कहते हैं? फीमेल गैमीट को हम कह रहे हैं ओवम बच्चा। फीमेल गैमीट को हम कह रहे हैं ओवम। प्रोसेस कौन सी है? प्रोसेस है सर oogenesis। तो यहाँ पर oogenesis भी लिख दूं? बिल्कुल सर, oogenesis भी आप लिख दो। अभी हमें बात करनी है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis दोनों के बारे में। दोनों ही बहुत आसान है। फर्क इतना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में कंसेप्ट कम है तो बहुत इजी लगती है। oogenesis को देखते हैं तो देखते ही ऐसा लगता है कितनी ही टफ चीज है, क्या ही है ये। बट बेटा बहुत इजी है, मैं समझाऊंगा, इतना इजी मजा आ जाएगा तेरे को। बस तू अपना पूरा कंसंट्रेशन उस समय वहां पर लगा दियो। फीमेल गैमीट हो गया, oogenesis, ठीक है, प्रोसेस आपको समझ में आ गई। जो ये बेटा यहाँ पर एनसीईआरटी लिखती है, आपने देखा होगा, आपने कहाँ देखा होगा, आप एनसीईआरटी पढ़ते कहाँ? स्टीरॉयड हार्मोन वो इनको बताती है। जो सेक्स हार्मोन होते हैं बच्चा, स्टीरॉयड हार्मोन शब्द एनसीईआरटी यूज करती है। रीजन है क्योंकि वो स्टीरॉयडल इन नेचर होते हैं, इसलिए स्टीरॉयड हार्मोन्स भी हम इनको कहते हैं। ओवेरी इन हार्मोन्स को बनाती है, इसलिए हम इनको ओवेरियन हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? ओवेरियन हार्मोन भी हम कहते हैं। ओवेरियन हार्मोन्स भी हम इनको कहते हैं। एक मिनट, इनको हम क्या कहते हैं बच्चा? ओवेरियन हार्मोन्स भी हम कहते हैं। और ये हार्मोन्स के नेम क्या हैं? इनके नेम है बच्चा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो आप यहां पर लिख लोगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन।
जो है इन हॉर्मोन्स के आपके क्या हैं बच्चे, नेम है। क्या आपको अच्छे से समझ में आ गई? बेहतरीन। अब मैं बात करता हूँ लोकेशन की। अब हम बात करेंगे बच्चा किसकी, आपके लोकेशन की, कि ओवेरी की लोकेशन क्या है। तो देख, अब अगर मैं तुझसे पूछता हूं तो तू याद करेगा क्या? पहली स्लाइड सर ने मुझे बताया था, पहली स्लाइड में लिखाया था अ पेयर ऑफ ओवेरीज, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, दीज ऑल आर लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। तो इसकी लोकेशन है पेल्विक रीजन। तो एक्चुअल में तो बेटा ये पेल्विक कैविटी में ही लोकेटेड होती है। बट होता क्या है बच्चा, एनसीईआरटी ने पता क्या लिखा है, लोअर एब्डोमेन शब्द यूज करा है कि भैया जो है ओवेरी दो हैं, तो जो है ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, तो क्या है, वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन की एक एक साइड पर वो क्या है, प्रेजेंट है। अब देखो आमतौर पर ये शब्द इस्तेमाल करा जा सकता है, बट अगर आप देखोगे ना एनाटॉमिकली, अगर आप प्रॉपर बात करोगे कहां पर लोकेटेड है, तो ये बच्चा पेल्विक कैविटी में ही लोकेटेड है। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ कैविटीज का। देखो देख डायग्राम को, मैं तेरे लिए एक बेहतरीन डायग्राम लेके आया हूं अलग अलग कैविटी का। देख ये दिख रही है, देख ये है तेरी एब्डोमिनल कैविटी, और इसका जो लोअर वाला पार्ट होता है बच्चा, इसको हम कहते हैं लोअर एब्डोमिन। क्या कहते हैं हम इसको? कहते हैं बच्चा आपका लोअर एब्डोमिन। लोअर एब्डोमिन, इसके जस्ट नीचे ही आपकी कौन प्रेजेंट है, पेल्विक कैविटी। क्या आपको दिख रही है ग्रीन कलर से पेल्विक कैविटी? बच्चा बता हाँ या ना, क्या तुझको दिख रही है पेल्विक कैविटी? बिल्कुल सर दिख रही है। ऐसे ही बॉडी में बेटा काफी सारे स्पेसेस प्रेजेंट है, उन स्पेसेस के अंदर आपकी कौन प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। उन स्पेसेस को ही तो कैविटी कहते हैं, और जिस लोकेशन पर प्रेजेंट है उसका नाम दे देते हैं। जैसे एब्डोमिन वाले पे एरिया वाले में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको एब्डोमिनल कैविटी कह दिया। पेल्विक रीजन में जो स्पेस प्रेजेंट है जहां पर ऑर्गन्स प्रेजेंट है उसको पेल्विक कैविटी कह दिया। बिल्कुल सर बेहतरीन। तो अब जरा ध्यान से देख, एब्डोमिनल कैविटी और तेरे को जो पेल्विक कैविटी दिख रही है काफी क्लोज है, तो ओवेरी यहाँ कहीं आपके प्रेजेंट है। ठीक है, तो होता क्या है, इसलिए एनसीईआरटी ये शब्द यूज कर देती है। क्या आमतौर पर, एनसीईआरटी छोड़ो, आमतौर पर जो है डॉक्टर्स भी ये शब्द यूज कर देते हैं लोअर एब्डोमिन करके। ठीक है, कॉमन है। ठीक है, बट लेकिन अगर आप एग्जैक्ट लोकेशन की बात करते हो तो बेटा पेल्विक वाले रीजन में ही लोकेटेड होती है। अब आप कहोगे सर इतना जोर क्यों दिया आपने इस बात पर? क्योंकि एक दो बार मेरे साथ हो चुका है, बच्चे पूछ लेते हैं सर आपने हमें पहले लिखवाया था पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट है, फिर सर एनसीईआरटी क्यों लिखती है? एनसीईआरटी ने पता क्या लाइन लिखी है? एनसीईआरटी ने लिखी है ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। क्या लिखा है? वापस सुन, ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमिन। ये एनसीईआरटी ने जो है बच्चा लिखा है शब्द। तो बच्चा जो है लोअर एब्डोमिन शब्द सुनता है उसे लगता है यार ये क्या बता रही है एनसीईआरटी, क्या गलत लिखा है क्या ये? ठीक है, देखो आमतौर पर बोलते हैं। अब अगर आता है वहां पर लिखा हुआ पेल्विक कैविटी, भाई स्टेटमेंट वो बिल्कुल सही है। ठीक है, लोअर एब्डोमिन लिखा आता है तो बेटा ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। समझ में आ गया आपको? अब देखा जा, मैं तेरा लिख देता हूं। तो आप क्या लिखोगे? लोकेशन की बात करते हैं तो आप लिखोगे ओवेरीज आर लोकेटेड, ovaries are located, ovaries are located one on each side of, one on each side of lower abdomen, one on each side of lower abdomen, वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। जो एब्डोमेन का बेटा नीचे वाला पार्ट है उसको आप लोअर एब्डोमेन कहते हो गया। साइज की मैं बात करता हूं बेटा, एनसीईआरटी ने साइज भी दिया है तो साइज को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। तो बेटा साइज की मैं बात करता हूं तो लेंथ उन्होंने दे रखी है, लेंथ जो उन्होंने दे रखी है वो दे रखी है 2 to 4 सेंटीमीटर। लेंथ दे रखी है उन्होंने 2 to 4 सेंटीमीटर, 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है। आप क्या करोगे, यहाँ पर पॉज करोगे और नोट डाउन करोगे। मैं हट गया हूँ, आपको क्लियरली पूरी की पूरी स्लाइड दिख रही है, तो आप क्या करोगे बेटा, पॉज करोगे और जो है आप क्या करोगे, नोट डाउन करोगे। इसके बाद में ओवेरी का स्ट्रक्चर आपको बताना चाहूंगा, ओवेरी का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक हो गया, कर लिया नोट डाउन आपने? अब देखो आगे मैं आपको फिर से उस डायग्राम पर लेके चलता हूं। जरा यहाँ ध्यान से देखो, ओवेरी आपको दिख रही है, देखो ये रही ओवेरी। हाँ सर दिख रही है, कोई और कलर इस्तेमाल करते हैं, ये है सर ओवेरी, सर दिख रही है ओवेरी हमें। अब एक बात बता, क्या ओवेरी हवा में लटक रही है? एक बात तू मुझे यहाँ से एक बात बता, क्या तुझे लग रहा है ओवेरी तेरी हवा में लटक रही है? नहीं सर, हवा में तो नहीं लटकेगी। क्या ये किसी चीज से अटैच होगी? देखो एक तरफ इसके क्या है, यूटेरस है, दूसरी तरफ क्या है, पेल्विक की वॉल है। बात समझना, देख
पेल्विक कैविटी है, पेल्विक कैविटी के अंदर यहाँ कहीं तेरा यूटेरस प्रेजेंट है, बगल में कौन है तेरी ओवेरी, तो ओवेरी क्या तेरी पेल्विक कैविटी की वॉल और क्या यूटेरस की वॉल के बीच में प्रेजेंट है, हाँ सर वहां पर प्रेजेंट है। तो होता क्या, दोनों से निकलते हैं कुछ लिगामेंट लाइक स्ट्रक्चर, लिगामेंट ही निकलते हैं, ठीक है। वो उनसे क्या होती है, उनकी मदद से जो है ऐसे बेटा सस्पेंड कर रही होती है, ऐसे जो है, ठीक है, अटैच्ड होती है। एनसीईआरटी ने तो शब्द यही यूज करा है कि इसका जो कनेक्शन है वो किसके थ्रू है, लिगामेंट के थ्रू है। बट मैं आपको नाम भी बता दूंगा, इजी नाम है, नाम है ही नहीं कुछ भाई, ठीक है। अब मैं बनाऊं, चल आजा बनाते हैं, दिखाता हूं तुझे डायग्राम से और अच्छे से समझ में आएगा। देख, तो यहां पर तू लिख स्ट्रक्चर, यहां पर लिखेगा तू बेटा स्ट्रक्चर, यहां पर तू लिखेगा स्ट्रक्चर। अब देख, तो मैंने तुझे क्या बताया था अभी, मैंने तुझे बताया कि एक तरफ तो क्या है बच्चा, एक तरफ है तेरा, एक तरफ है देख इस तरीके से, एक तरफ है तेरी यूटेरस, ठीक है, दूसरी तरफ तेरी क्या है, दूसरी तरफ है तेरी पेल्विक वॉल, दूसरी तरफ है तेरी बेटा पेल्विक वॉल। तो देख कुछ इस तरीके से तू उसको पेल्विक वॉल समझ ले, ये है तेरी पेल्विक वॉल, ठीक है, पेल्विक कैविटी, ये बीच वाला स्पेस क्या है, ये है बेटा पेल्विक कैविटी। अब यहीं पर तेरी कौन प्रेजेंट है, यहीं पर तेरी प्रेजेंट है ओवेरी, यहीं पर तेरी प्रेजेंट है बच्चा क्या, ओवेरी। अब ओवेरी को हम बनाते हैं बेटा ब्लू कलर से, आजा देख, कुछ ओवेरी तेरी इसी तरीके से ही तो है, हाँ सर कुछ इसी तरीके से ही ओवेरी है, कुछ इसी तरीके से ही ओवेरी तेरी है, हाँ सर बिल्कुल है, ठीक है बढ़िया। अब देख जरा ध्यान से, तो ये जो तुझे ओवेरी दिख रही है, पहले तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये क्या है तेरी, ये है तेरा बच्चा यूटेरस, या फिर तू लिख सकता है ये है तेरी यूटेराइन वॉल, ये है तेरी यूटेराइन वॉल, ठीक। और ये क्या है तेरी, ये है तेरी पेल्विक वॉल, ये है तेरी बच्चा क्या, पेल्विक वॉल, ये है तेरी पेल्विक वॉल, राइट, बिल्कुल। ये यूटेरस है बच्चा, तो यूटेरस की ये क्या हो गई, वॉल हो गई, बिल्कुल वॉल हो गई सर, तो यूटेराइन वॉल हो गई और पेल्विक वॉल हो गई। तो ये क्या है, ये जो है बच्चा कनेक्टेड है, ये क्या है कनेक्टेड है किससे, ये जो आपको ओवेरी दिख रही है ये आपकी कनेक्टेड है, कलर इस्तेमाल कर लिया जाए आपका, एक मिनट, हाँ देख, तो ये जो तुझे दिख रही है ओवेरी बच्चा, ये तेरी कनेक्टेड है किससे, ये तेरी कनेक्टेड है यूटेराइन वॉल से, और तेरी कनेक्टेड है किससे, पेल्विक वॉल से। देख इस तरीके से दिख रहा है, कुछ मैंने जो है लिगामेंट जो है उनकी मदद से क्या है बच्चा, ये अटैच है, उनकी मदद से क्या है ये अटैच है, उनकी मदद से क्या है ये आपकी अटैच है, देख इस तरीके से, ये देख, ये देख, ये अब ये जो आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर बच्चा, इनको आप क्या कहते हो, देखो ये ओवेरी जो है, ये जो ओवेरी जो है आपकी यूटेरस वॉल से जो अटैच है, इन वाले स्ट्रक्चर्स को आप कहते हो क्या, इन लिगामेंट को आप कहते हो ओवेरियन लिगामेंट, इनको आप कहते हो बच्चा ओवेरियन लिगामेंट, इनको आप कहते हो ओवेरियन लिगामेंट, इनको आप कहते हो ओवेरियन लिगामेंट। और ये जो ओवेरी बेटा पेल्विक वॉल से जिन लिगामेंट की मदद से अटैच है, इनको आप कहते हो सस्पेंसरी लिगामेंट, इनको आप कहते हो बच्चा सस्पेंसरी लिगामेंट। एनसीईआरटी ने नाम दे रखा है, नहीं दे रखा, क्या सर हम नामों को याद रखना कंपलसरी हमारे लिए, नहीं बेटा कोई जरूरी नहीं है, छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, ठीक है, मैंने तुझे बता दिया क्योंकि बहुत इजी नेम है। तो बेटा ओवेरी दिख रही है, यूटेरस की वॉल से भी प्रेजेंट है और पेल्विक वॉल से भी वो अटैच है, ऐसा नहीं हवा में लटक रही है ओवेरी, ओवेरी जुड़ी हुई है इनसे, अटैचमेंट शो कर रही है। यूटेरस वॉल से अटैच है किसकी मदद से, ओवेरियन लिगामेंट की मदद से। पेल्विक वॉल से अटैच है किसकी मदद से, सस्पेंसरी लिगामेंट की मदद से, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, मैं और बात बताता हूं आपको ओवेरी के बारे में। देखो अब ओवेरी को जरा तू ध्यान से देखिए, तुझे ओवेरी दिख रही है बिल्कुल, तो इसके जब तू आउटर वाले पार्ट पे देखता है बच्चा, तो तुझे पता है यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, तुझे यहाँ पर देखने को मिलती है एक थिन एपिथीलियम, यहाँ पर देखने को मिलती है बच्चा तुझे क्या, एक थिन एपिथीलियम। ओवेरी के जो है बच्चा आउटर सरफेस पर आपको देखने को मिल रही है एक आउटर कवरिंग जो कि है थिन एपिथीलियम, इसका नाम होता है बेटा जर्मिनल एपिथीलियम, इसका नाम होता है जर्मिनल एपिथीलियम, इसका नाम होता है जर्मिनल एपिथीलियम, इसका नाम है बेटा तेरा जर्मिनल एपिथीलियम। बता क्या तेरे को समझ में आ गया, हाँ सर आ गया। तो ये जो आपको दिख रही है बच्चा आउटर कवरिंग ओवेरी की, इसको आप कहते हो जर्मिनल एपिथीलियम। एनसीईआरटी ने शब्द यूज करा है थिन एपिथीलियम प्रेजेंट होती है, ठीक है, जर्मिनल एपिथीलियम,
जर्मिनल एपिथीलियम। तो ये क्या है बच्चा, ये है आपकी आउटर कवरिंग। तो मैं यहाँ पर लिख दूं आउटर कवरिंग, हाँ सर लिख दो आउटर कवरिंग। तो ये है आपकी आउटर कवरिंग, बेहतरीन। अब बेटा एक इनर भी आपको दिख रही होगी, बिल्कुल सर दिख रही है। तो ये जो आपको इनर वाली दिख रही है बच्चा, ये आपकी जो है क्या है, ये आपकी कहलाती है क्या, ये आपकी कहलाती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये आपकी कहलाती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक, ये कहलाती है बच्चा ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो ये होगी इनर कवरिंग। तो मैं यहाँ पर इनर लिख दूं, बिल्कुल सर आप लिख सकते हो। वो आउटर हो गई, ये आपकी इनर हो गई। तो क्या आपको वॉल्स ऑफ ओवेरी भी समझ में आ गई? ओवेरी की वॉल भैया आउटर प्रेजेंट है जर्मिनल एपिथेलियम, इनर प्रेजेंट है आपकी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बेटा किस में आया था, याद कर, तेरा टेस्टिस में भी आया था ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब जब मैं ओवेरी के थोड़ा अंदर जाता हूं तो पता है मुझे क्या पता लगता है, मुझे पता लगता है ओवेरी एक्चुअली में दो पार्ट में डिवाइडेड है। ओवेरी क्या है बच्चा, तेरी दो पार्ट में डिवाइडेड है। कैसे देख, ओवेरी में तुझे कुछ इस तरीके से पार्ट देखने को मिलता है। एक देखने को मिलता है पेरिफेरल वाला पार्ट, एक देखने को मिलता है तुझे इनर वाला पार्ट। तो देख, तुझे देखने को मिलते हैं दो रीजन, एक तो ये रीजन दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तेरा आउटर रीजन हो गया, जिसको आप पेरिफेरल रीजन भी कह सकते हो। ये होता है बच्चा तेरा कॉर्टेक्स, इस वाले रीजन को कहते हैं तेरा कॉर्टेक्स। और ये जो अंदर वाला पार्ट तुझे दिख रहा है बच्चा, इसको आप कहते हो क्या, इसको आप कहते हो मेड्यूला। और इन दोनों को मिला के पता है क्या कहते हैं, अंदर का जो ओवेरी का पूरा स्पेस होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, उसको हम कहते हैं बच्चा तेरा स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है पेरिफेरल वाला रीजन जिसको आप कह रहे हो कॉर्टेक्स, एक है बीच वाला रीजन, इनर वाला, मिडिल वाला रीजन, इनर रीजन जिसको आप कह रहे हो मेड्यूला। अब जो आपको कॉर्टेक्स वाला रीजन दिख रहा है यानी पेरीफेरी वाला, बाउंड्री वाला रीजन जो आपको दिख रहा है जिसको कॉर्टेक्स कह रहे हो, वहां पर प्रेजेंट होते हैं आपके डेवलपिंग फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, आपका मैच्योर फॉलिकल, दैट इज ग्राफियन फॉलिकल। अभी बात करेंगे आगे ऊजेनेसिस जब आएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं किसमें, कॉर्टेक्स वाले रीजन में। जो मेडुला वाला रीजन होता है, जो बेटा इनर रीजन है, उसके अंदर आपकी आर्टरीज प्रेजेंट है, आपकी वेन्स प्रेजेंट है, आपका लिम्फ प्रेजेंट है, आपके वेसल्स प्रेजेंट है। बताओ क्या आपको समझ में आ गया है या ना, मुझे इतना बताओ। क्या बेहतरीन तरीके से आपके सेट हो रहा है खोपड़ी में, समझ में आ रही है चीजें? चलो बढ़िया, अगर समझ में आ रही हैं तो अभी इन बातों को मैं लिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। जितनी बातें मैंने यहाँ पर बोली हैं वो मैं सारी लिखाऊंगा। बट क्या आपको डायग्राम से कंसेप्चुअली सारी चीजें पता लग गई? अब सोचो ये बड़ा बोर्ड होता और मैं इसी पे सारी चीजें आपको समझाता, तो सारी चीजें मैं यहाँ पर लिख देता, एक ही स्लाइड के अंदर इतना बेहतरीन मतलब माहौल बन जाता। पर ठीक है, कोई ना, समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से, बढ़िया। अब आप क्या करोगे बच्चा, पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। ये डायग्राम आपको बेटा बहुत इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ बायोलॉजी के अंदर जो डायग्राम को अपने भेजे में सेट कर लेता है ना, उसको लगभग बेटा 60 से 70% जो होती है आपकी याद ही नहीं करनी पड़ती बायोलॉजी। बहुत सारी चीजें बेटा डायग्राम पे ही खत्म हो जाती हैं। बात तो हम एट द एंड बेटा बॉडी की कर रहे हैं ना, समझ रहे हो, या तो नेचर की कर रहे हैं, देख रहे हो, इकोलॉजी हो गई जैसे कि आपकी, मतलब सारी चीजें हैं यार, समझ में आती है, मजा आता है। हो गया, आजा देख चल आगे। अब लिखाना शुरू करूं क्या, बता, अटैचमेंट लिखाऊं सबसे पहले कि भैया तेरी ओवेरी जो है वो अटैच होती है पेल्विक वॉल से भी, यूटेरस से भी। किसके थ्रू अटैच होती है भैया, लिगामेंट के थ्रू अटैच होती है। आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं, थिन एपिथीलियम कहते हैं, यानी कि जर्मिनल एपिथीलियम। और अंदर वाली की तो उन्होंने बात नहीं करी है, मैंने बता दिया ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। फिर जो अंदर का रीजन होता है ओवेरी का बेटा, उसको स्ट्रोमा कहते हैं, दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक होता है पेरिफेरल रीजन जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं, जिसके अंदर डेवलपिंग फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो है बच्चा आपका इनर रीजन को आप मेड्यूला कहते हो, जिसके अंदर आर्टरी, वेन, लिम्फ, वेसल्स, ये सारी चीजें आपकी प्रेजेंट होती हैं। हो गया, आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं जो है लिखाना शुरू करता हूं, आजा देख जरा ध्यान से। तो तू यहां पर क्या लिखेगा, तू यहां पर लिख सबसे पहले अटैचमेंट। अटैचमेंट, आपका भी अटैचमेंट होगा भैया किसी ना किसी से। नालायक को तोड़ दो सारे अटैचमेंट को, पढ़ाई पे ध्यान दो भाई, गधापंती मत करो। देख आगे अटैचमेंट। तो मैंने तुझे क्या बताया, ईच ओवेरी इज कनेक्टेड टू, ईच ओवेरी इज कनेक्टेड टू, ईच ओवेरी इज कनेक्टेड टू, किस किस से कनेक्टेड है बच्चा ईच ओवेरी? एक तो तेरी कनेक्टेड है बेटा किससे, यूटेरस से, और एक कनेक्टेड है तेरी पेल्विक वॉल से। तो तू यहां पर लिखेगा एक तो पेल्विक वॉल से कनेक्ट है, दूसरा तेरी कनेक्ट है बेटा वो किससे, यूटेरस से।
वो कनेक्ट है बच्चों आपकी किससे, यूटेरस से। ठीक है, किसके थ्रू कनेक्टेड है, लिगामेंट के थ्रू कनेक्टेड है। नाम नहीं बताए मैंने, डायग्राम में आपको बता दिया। ठीक है, मैं लिखाऊंगा नहीं इस वाली बात को, तो आप लिख दोगे क्या, कनेक्शन इज थ्रू, या फिर कनेक्टेड थ्रू भी लिख सकते हो आप, कनेक्टेड थ्रू लिगामेंट्स, कनेक्टेड थ्रू लिगामेंट्स। तो भैया लिगामेंट्स की मदद से क्या है, ये आपकी कनेक्टेड है, राइट। हाँ सर, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया, बढ़िया। अब देख थोड़ी सी बात करते हैं तेरी कवरिंग की, अब बात करते हैं तेरी कवरिंग की। तो आउटर कवरिंग क्या है, थिन एपिथीलियम, दैट इज जर्मिनल एपिथीलियम। तो आप लिखोगे आउटर कवरिंग इज थिन एपिथीलियम। एनसीईआरटी लिखती है थिन एपिथीलियम, मैंने आपको बता दिया डायग्राम के अंदर, जर्मिनल एपिथीलियम उसको आप कहते हो, इज थिन एपिथीलियम। याद है आपको एपिथीलियम किसको कहते हैं, एक ऐसा टिश्यू जो दूसरों पे ग्रो करता है। तो इसके नीचे कौन होता है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, थिन एपिथीलियम, थिन एपिथीलियम, बेहतरीन। अब इसके रीजन की बात करें, यानी कि जो आपका अंदर का स्पेस है उसको आप स्ट्रोमा कहते हो ओवेरी के को, बिल्कुल। चलो इस स्लाइड पर नहीं, अगली स्लाइड पर बात करेंगे ये वाली। आप क्या करोगे, पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे, करो पॉज करो और नोट डाउन कर लो। हो गया, अच्छा देख अब आगे, तूने कर लिया होगा, मैं मान लेता हूँ, आजा देख। वैसे ही मुझे कौन सा पता है भाई, नोट करा नहीं करा। देख आगे, इनसाइड रीजन, इनसाइड रीजन जिसको आप कहते हो बच्चा क्या, ओवेरियन स्ट्रोमा, जिसको आप कहते हो बच्चा क्या, ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू, इनसाइड रीजन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो भैया टू पार्ट्स में क्या है, वो आपका डिवाइडेड है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। और वो पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक है बच्चा आपका क्या, एक है आपका आउटर वाला पार्ट जिसको आप कहते हो कॉर्टेक्स, एक है आपका कॉर्टेक्स, दूसरा है आपका मेड्यूला। एक है कॉर्टेक्स, दूसरा है आपका मेड्यूला, एक है कॉर्टेक्स, दूसरा है आपका मेड्यूला, बेहतरीन। जो कॉर्टेक्स है बच्चा वो क्या है आपका, वो है आपका पेरिफेरल रीजन, कॉर्टेक्स है आपका पेरिफेरल रीजन। मेड्यूला है आपका इनर रीजन, मेड्यूला है आपका बच्चा इनर रीजन, इनर रीजन। अब जो आपको कॉर्टेक्स दिख रहा है, तो जो आपको कॉर्टेक्स दिख रहा है यहाँ पर कौन प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है बच्चा आपका क्या, डेवलपिंग फॉलिकल्स। तो इसके अंदर आप लिख लोगे डेवलपिंग फॉलिकल्स प्रेजेंट, डेवलपिंग फॉलिकल्स प्रेजेंट, डेवलपिंग फॉलिकल्स प्रेजेंट, डेवलपिंग फॉलिकल्स प्रेजेंट। और जो आपको बेटा मेड्यूला वाला रीजन दिख रहा है, यहाँ पर आपके कौन प्रेजेंट है, आपके प्रेजेंट है आर्टरी, आपकी प्रेजेंट है बेटा वेन्स, ठीक। आपकी प्रेजेंट है कौन, लिम्फ, वेसल्स एसेट्रा जो है बच्चा आपके क्या है यहाँ पर प्रेजेंट हैं। बताओ क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताना। बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। तो आप क्या करोगे बच्चा, पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। कर लिया नोट डाउन, हो गया पॉज। आओ देखो अब हम आगे बढ़े क्या यार, आगे बढ़ते हैं तो यार मुझे आपको कराना है फीमेल एसेसरी डक्ट, जिसमें आपको ओविडक्ट करानी है, यूटेरस और वेजाइना के बारे में बताना है। क्या हो पाएगा ये, अगर मैं शुरू करता हूँ अब, लगभग यार 25 मिनट समथिंग लगेंगे, लेक्चर फिर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। चलो ऐसा करते हैं एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। काफ़ी चीज़ें आपको दिमाग में सेट हो गई होंगी आपके। आ जाओ देखो एनसीईआरटी पर आ जाते हैं अब। ये आपकी एनसीईआरटी शुरू होती है यहाँ से, देखो द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। जो पेनिस है बच्चा वो है आपकी मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज, ये स्पेशल टिश्यूज से बनी है जो कि हेल्प करते हैं, दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। तो देखो आ गई ना वही वाली लाइन, ये जो आपकी पेनिस है बेटा स्पेशल टिश्यूज से बनी हुई होती है। कौन से टिश्यू बेटा, इरेक्टाइल टिश्यू, जो कि आपकी मदद करते हैं किसके अंदर, आपकी पेनिस के इरेक्शन में, जिससे कि आपका क्या हो सके, इंसेमिनेशन हो सके। आगे देखो,
द enlarged end of penis called the glans penis is covered by a loose fold of skin called foreskin। तो जो बेटा आपका पेनिस का एंड होता है वो कैसा होता है, एनलार्ज्ड होता है, उसी को आप कहते हो ग्लांस पेनिस, जो कि आपका कवर होता है किससे, लूज फोल्ड ऑफ स्किन से, जिसको आप कहते हो फोर स्किन या फिर प्रप्यूस। क्या कहते हैं, फोर स्किन या फिर प्रप्यूस। आगे देखो, द मेल एसेसरी ग्लैंड्स, जो मेल एसेसरी ग्लैंड्स हैं इंक्लूड, किस किस को इंक्लूड करती हैं, पेयर्ड सेमाइनल वेसाइकल को, पेयर्ड सेमाइनल वेसाइकल को इंक्लूड करती हैं, एक प्रोस्टेट को इंक्लूड करती हैं, और पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को इंक्लूड करती हैं। यानी कि सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तीनों को मिला के आप कहते हो मेल एसेसरी ग्लैंड, जिसमें से सेमाइनल वेसाइकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आपकी कैसी है बच्चा, पेयर्ड है, ठीक। और प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी है आपकी, सिंगल है, जैसे कि आप हो। आगे देखो secretions of these glands constitute the seminal plasma which is rich in fructose, calcium एंड सर्टेन एंजाइम्स। तो देखो एनसीईआरटी आगे बताती है कि भैया ये जो ग्लैंड्स सीक्रीशंस को रिलीज कर रही हैं, सीक्रेट कर रही हैं, ये सब मिलके बनाते हैं आपका सेमाइनल प्लाज्मा, जिसके अंदर आपको देखने को मिलता है फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स। आपको मैंने बता दिया फ्रक्टोज कौन दे रहा था, सेमाइनल वेसाइकल दे रही थी, प्रोस्टेट ग्लैंड देती है कैल्शियम, ठीक, और सर्टेन एंजाइम्स। आगे देखो, द सीक्रेशंस ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस। देखो एनसीईआरटी ने क्लियरली बताया है कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो सीक्रेशन होता है, क्या होता है बेटा, म्यूकस होता है, वो हेल्प करता है किसमें, पेनिस के ल्यूब्रिकेशन में। तो एनसीईआरटी ने एक का फंक्शन बहुत क्लियरली बता दिया है, एक ग्लैंड का फंक्शन बहुत क्लियरली बता दिया है, वो है बच्चा आपकी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड आप इसको कहते हो। आगे देखो, आगे हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब देखो, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवेरीज। तो भैया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपकी आती है वन पेयर ओवेरीज अलोंग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, इसके साथ साथ एक पेयर ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना। आपको पता है सर्विक्स पार्ट है किसका बेटा, यूटेरस का, एंड द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो कि लोकेटेड है बच्चा किसके अंदर, पेल्विक रीजन में। These parts of the system along with a pair of mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care। तो बेटा ये जितने स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े, इसके साथ साथ आपका वन पेयर किसका, मेमरी ग्लैंड का, ये सब मिलके स्ट्रक्चरली और फंक्शनली किसको सपोर्ट करते हैं, ओव्यूलेशन की प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रेगनेंसी को, बर्थ को और चाइल्ड केयर मतलब लैक्टेशन की बात हो रही है यहाँ पर, इन सबको सपोर्ट करते हैं। आगे देखो, ओवेरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स organs that produce the female gamete that is ovum। तो बेटा जो तेरी ओवेरीज हैं वो क्या हैं, वो तेरी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो कि प्रोड्यूस करती हैं फीमेल गैमीट को, जो कि है आपका ओवम, एंड सेवरल स्टीरॉयड हार्मोन, और आपके कुछ स्टीरॉयड हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन करती हैं, जिनको आप कहते हो ओवेरियन हार्मोन, जो कि होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोस्टेरॉन। आगे देख, द ओवेरीज आर लोकेटेड ऑन, द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। देखो वही वाली बात आ गई ना जो मैंने एज इट इज आपको लिखाई है, एनसीईआरटी ने यही लाइन लिखी है जो मैंने नोट्स में एज इट इज लिखाई है। ओवरीज लोकेटेड, आपकी जो ओवरीज हैं वो लोकेटेड है आपकी बेटा किधर, ईच साइड ऑफ, एक ओवेरी एक साइड पर लोकेटेड है किसके, लोअर एब्डोमेन के, ठीक है। आमतौर पर आम भाषा में हम ऐसा कह सकते हैं, बट एग्जैक्टली एनाटॉमिकल लोकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो वो होती है बच्चा आपकी क्या, वो आपकी होती है पेल्विक कैविटी, ठीक। आगे देख, ईच ओवेरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो बेटा जो तेरी एक ओवेरी होती है उसकी लेंथ जो होती है लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, और वो कनेक्टेड होती है पेल्विक वॉल से और यूटेरस से, किसकी मदद से, लिगामेंट की मदद से। ईच ओवेरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच एनक्लोसेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। तो बेटा तेरी जो ईच ओवेरी होती है वो एक थिन एपिथेलियम से कवर्ड होती है, और जो अंदर वाला स्पेस होता है उसको मैं कहता हूं ओवेरियन स्ट्रोमा। और ये जो स्ट्रोमा होता है बच्चा, ये आपका डिवाइडेड होता है इनटू 2 जोन्स, आप पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेडुला, पेरिफेरल कॉर्टेक्स में और इनर मेडुला में। आगे जो एनसीईआरटी दे रखी है, अच्छा ये मैंने अभी पढ़ा है, तो ओविडक्ट वाला पार्ट दे रखा है, ठीक है, इसकी बात अब हम कल करेंगे। चल आ जा।
तो चलो बच्चों, थैंक यू सो मच, आपने लेक्चर यहाँ तक अटेंड करा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी रीडिंग में आपको मज़ा आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक यार पढ़ो, मेहनत करो, रिजल्ट का मत सोचो, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी, उस स्टोरी से मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो है मोटिवेशन मिला होगा। लेक्चर 2 में बताई थी, ठीक है। सुना करो ऐसी स्टोरीज, सुना करो। देखो नेगेटिविटी बहुत है, तो जहां से पॉजिटिविटी मिले ना बेटा, ले लिया करो। और आप देखो जितने भी लोग ग्रेट हुए हैं ना, जो अच्छा काम कर रहे हैं, अब कंट्रीब्यूशन देखो कुछ भी हो सकता है किसी का भी, ठीक है। या तो वो जो है बेटा सोसाइटी को एंटरटेन करने का काम कर रहा है, ठीक है, या फिर वो कोई बहुत ही मेजर जो है आपका रोल प्ले कर रहा है सोसाइटी में। जैसे आप डॉक्टर बनोगे तो बेटा आपका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटरटेनमेंट एक जगह ठीक है, बट अगर इंसान ठीक नहीं है फिजिकली, मेंटली, यानी कि बेटा डॉक्टर का ही तो काम है ये, अगर वो बीमार है तो वो उसके आगे आप कुछ भी कर लो, वो कभी भी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि अंदर चीजें ठीक नहीं है। तो आपका रोल तो और भी ज्यादा क्रूशल हो जाता है आगे चल के। समझ रहे हो, आपका रोल बहुत क्रूशल है। इसलिए बेटा मेहनत करते रहो और अच्छी अच्छी स्टोरियां सुनते रहा करो, मोटिवेशनल स्टोरी, जिससे हमेशा आप कीप अप रहो। मतलब आपको पता हो कि यार ये लाइफ है, अगर आज मैं यहाँ हूँ तो कल यहाँ हूँगा, फिर मैं वापस यहाँ पर हूँगा। तो कभी भी गिरो ना तो उठ के खड़े रहने के लिए हमेशा तैयार रहो। मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक ढेर सारा ख्याल रखो, पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट।